सर। बिल्कुल है ना, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, करंट। यही फॉर्मूला होता है युगांशु। क्या सर, एक बार दोबारा बोलना। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, यस सर, यस सर, है ना, यही होता है। क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर करके लिखते हैं ना। तो I किसके बराबर हो जाएगा, V बाय आर के बराबर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सभी लोग इस बात को समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना बोल दीजिए एक बार। यस हाँ सर। जी, हाँ जी। तो सपोज अब आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, देखिए सपोज आपने क्या कहा, आपने कहा जी मेरे पास एक एसी है, ठीक है, और एसी में ईएमएफ की इक्वेशन दी हुई है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे करके आपको एक इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, और करने की जरूरत भी नहीं है। आप पहले इसमें से क्या करिए, आप लोग अगर इसको ईएमएफ की टर्म्स में अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैसे हम ना इसको वैसे भी कर सकते हैं कि हम करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल लें। इसका ना एक बड़ा इजी तरीका और है कि हम लोगों ने करंट की आरएमएस वैल्यू तो निकाली थी, सॉरी एवरेज वैल्यू, एवरेज की है ना अभी तो, ठीक है। और व्हाट वी कैन डू एट लास्ट इज हम रेजिस्टेंस से क्या कर दे, उसको डिवाइड कर दे, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ईएमएफ में, ठीक है। बिकॉज हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आई थी, द वैल्यू वाज आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू में 2 बाय पाई, यही आया था रिजल्ट। सब लोग हाँ या ना बोलिए, हाँ जी, सही है और नो, हाँ जी। तो अब आप आखिरी में कह दीजिए कि मान लीजिए सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, आर, तो दोनों तरफ से आर से क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी ई एवरेज, ठीक है। और ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ई नॉट इंटू 2 बाय पाई। आप ऐसे भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इवन इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स, ठीक है। और करने की भी जरूरत नहीं है कुछ और, यही कर दीजिएगा, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर आपको ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो दिस मेथड इज मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा है, पर्याप्त है, ठीक है। हाँ, हीट वाले केस में उसमें भी खैर ऐसा ही चलता है, उसमें भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, अभी निकाल के देखते हैं, कुछ यही चीज है, बस यही कन्वर्जन वहां पे भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगली अगली जो हमारा अगला जो आर्टिकल है, मतलब पूरी डेरिवेशन करने के बाद, ये निकालने के बाद एट लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड बोथ द साइड्स। आफ्टर मल्टीप्लाइंग, दिस विल गिव यू value of E average and this will give you value of E naught, so 2 times E naught by pi will be the answer. Got it बच्चे? It is very easy, बहुत ज्यादा आसान है। जूम करूं, कर देता हूं, ठीक है। ये हो गया बेटा आपके पास। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट जो चीज पढ़नी है वो है आरएमएस वैल्यू, जो कि ज्यादा यूजफुल होती है। बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, यूजफुल ज्यादा वो क्यों होती है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। शिवम पवार ऑलरेडी है तो नहीं है ना क्लास में, शिवम पवार नहीं है, ठीक है, हाँ जी। तो इसके आगे चलते हैं फटाफट से। डस्टर किधर है मैडम, हाँ जी। तो इसके आगे चलिए फटाफट से। आफ्टर दैट वी हैव करंट की एवरेज वैल्यू के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ईएमएफ की एवरेज वैल्यू, ठीक है, वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। तो देखते हैं उसको फटाफट से। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट थिंग इज आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू, पहले एक एग्जांपल लेंगे सिंपल सा एक क्लास का। पहले आरएमएस का मतलब देखिए, इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होती है बेटा, हाँ जी बोलो सब लोग एक बार, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बोलते नहीं हो, मैंने कहा सब लोग बोलो एक बार, बोला ही नहीं आपने। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। अभी देखिए आप फिर से क्लास में चले गए, ठीक है, आपको मैंने फिर से क्लासरूम में भेज दिया और मैंने कहा इस क्लास की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल के आ। तो जब आपके पास वैल्यूज डिस्क्रीट होती हैं, अलग अलग होती हैं, तब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज एक क्लास में आप चले गए, उस क्लास में
6 बच्चे थे लेट से, एक के 2 नंबर थे किसी एक टेस्ट में, एक के 6 नंबर थे, एंड समवन हैज गॉट 8 मार्क्स। उसके बाद एक कोई मेरे जैसा और नालायक आया, और फिर एक और मेरा भाई आया, ठीक है, और एक फिर अच्छा सा भाई आ गया आप जैसे अच्छे बच्चों का 9 मार्क्स वाला, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्लास के अंदर गैंग बनी हुई थी, मतलब नालायकों की और इंटेलिजेंट्स की। तो लेकिन किसी ने कहा इन सबका रूट मीन स्क्वायर निकालिए। तो मैथ्स में इसको हम कैसे निकालते हैं, दैट इज वेरी इजी। 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितनी टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज है 6 डिवाइड, और इसका क्या ले लिया अंडर रूट। क्लियर हुआ। सो जब आपके पास सेपरेट वैल्यूज होती है इन दैट केस दैट इज दिस इज कॉल्ड एज आरएमएस। तब इसको अपन लोग आरएमएस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो इस पे फटाफट से। हाँ जी। यस ये सर। हाँ बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है, समझ में आने वाली बात भी है। अब आपसे बड़ा छोटा सा प्रश्न ये है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी या वेरिएबल होगी? कांस्टेंट। बिल्कुल, है ना, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब आरएमएस भी क्या है, डीसी है या एसी है? डीसी। बहुत बढ़िया। तो क्या परिभाषा बनेगी, इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। याद आया ना, एवरेज में भी ऐसा ही लिखा था, दिमाग में है कि नहीं है? सभी लोग बोलो। यस सर। ठीक है, तो फटाफट से पहले डेफिनेशन इसकी चिपकाते हैं। तो सबसे पहले इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि आरएमएस वैल्यू इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू जिसका अर्थ है इट इज गोइंग टू बी अ क्या कह सकते हैं, स्टेडी करंट वैल्यू, स्टेडी करंट वैल्यू और डीसी वैल्यू ऑफ एसी। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एसी की डीसी वैल्यू रहेगी। समझ में आ गया? इजी है ये काफी ज्यादा, इसको समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है, ठीक है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। जैसे पिछला समझ में आ गया, ये भी आ जाएगा। तो मैं हटाना चाहता हूँ इसको। पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको एसी की निकालनी है ना, हमें एसी की एवरेज वैल्यू या हमें एसी की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा व्हाट वी शुड, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट वी शुड हैव, वी हैव एसी सप्लाई। अपने पास एक एसी सप्लाई है, ये रेजिस्टेंस अपन लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। So what we have done, we have connected an AC source, okay. So जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो किया, करंट क्या था, I is equal to I naught sin omega t। सभी लोग हाँ या ना बोलिए। यस सर। ठीक है जी। अब ये बताइए सबसे पहले कि किसी भी एक टाइम पीरियड टी में जब छोटा सा टाइम dt गुजरा तो कितनी हीट इस करंट ने इसमें प्रोड्यूस की होगी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इन अ स्मॉल टाइम dt the heat produced by this current is, सबसे पहले तो उसका नामकरण कैसे करोगे, डीएच लिखोगे। सभी बताओ, छोटी हीट नाम डीएच आएगा, इनटू में जिस इंटरवल ऑफ टाइम में आप ये मेजर कर रहे हो उस इंटरवल ऑफ टाइम पे करंट यानी इंस्टेंटेनियस करंट, और साथ में आर और साथ में dt। क्या फॉर्मूला होता है हीट का, आई स्क्वायर आर डी टी। सब लोग बताइए कि ये चीज दिमाग में जाती है कि नहीं जाती, कि आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है। यस सर। हीट का, सॉरी, हीट का। हीट का, बिल्कुल ठीक। हीट का फॉर्मूला होता है करंट का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में dt। अब आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि आपके पास आई का टोटल वैल्यू कितना है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। आई नोट साइन ओमेगा टी। इसका स्क्वायर और साथ में आर और साथ में क्या आ गया, dt आ गया। तो अगर आप लोग पूरी साइकिल के ऊपर हीट कंज्यूम निकालना चाहते हो, जो एसी सोर्स की सप्लाई की वजह से हीट का कंजम्पशन हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सभी लोग हाँ या ना बोलना अगर सिर्फ सपोर्ट में हो तो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोल देना कि बिल्कुल समझ में नहीं आया।
ठीक है। नाउ एज पर माय नॉलेज आप इंटीग्रेशन में मेडिकल नॉन मेडिकल वाले एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये? प्लीज टेल मी इट इज क्लियर टू योर नॉट? Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी। तो इसके बाद आपके पास, हाँ जी, तो आपके पास इसके बाद हीट किसके बराबर हो जाएगी? और साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? साइन के केस में 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 0 टू टी। हाँ या ना बोलिए सब लोग। Yes, sir. ठीक है, ये तो आप कर चुके होंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी के अंदर मैथ्स की, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड इंटीग्रेशन के चैप्टर में यूनिट में आपकी एक्सरसाइज है बाकायदा ये, जिसमें ये इंटीग्रेशन आती है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। पढ़ी है आपने? Yes, sir. ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आएगा? पहले तो 1/2 dt को अलग से ले लीजिए, और उसके बाद cos 2 ओमेगा टी बाय 2 की इंटीग्रेशन को अलग से ले लीजिए। मैंने दो स्प्लिट कर दिया इंटीग्रेशन को। ये चीज क्लियर हो गई आप सब लोगों को? प्लीज सी स्टेप बाय स्टेप, एंड इफ यू आर गेटिंग, if you are confused anywhere, please ask me to stop and ask me to repeat that thing. हाँ जी मेरे बच्चों, हाँ जी बेटा लोग। को बार कॉमन ना ले लेते, यस सर। किसको किसको? ले लो लो, मैंने कब मना किया? अच्छी लो, आसान हो जाएगा ना। हाँ हाँ लो, बिल्कुल लो, मना कब किया? अब ठीक है। Yes, हाँ जी, yes, sir. चले आगे। तो पूरी साइकिल में रेजिस्टेंस के अंदर कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन माइनस दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, हाँ या ना बोलिए सब लोग। मैंने आपको Yes, sir. जब ये एसी पिछली बार स्टार्ट करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था ऐसे फैक्टर्स का इंटीग्रेशन 0 होता है। सॉल्व भी करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम में सॉल्यूशन करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि साइन या फिर सारे फैक्टर्स मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, या फिर ये एन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चाहे ये है, ठीक है, चाहे ये है। देख पा रहे हैं आप चारों एक्सप्रेशंस? Yes, sir. दिखे आपको? इनका सभी का इंटीग्रेशन ये फाई है साथ में, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता फाई हो चाहे फाई ना हो। इंटीग्रेशन एंटायर साइकिल पे कितना रहता है ऐसे फंक्शंस का? इट इज इक्वल टू 0। सो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है कि वाई इट इज इक्वल टू 0। सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फैक्टर इज 0। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विच मीन्स मैं एक बार इसका इंटीग्रेशन आपको दिखा दूंगा करके, फिलहाल मैं इसको, बट ये जरूर याद रखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत काम आता है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हटा देता हूं मैं। अगर यहाँ पे एंगल आ जाए ना, बाई चांस सपोज यहाँ पे थीटा हो जाए, जैसे थीटा,
तब अगर ये 0 to 2 पाई है तो तब 0 होगा। समझ में आया? विच मीन्स अगर यहाँ पे कोई एंगल आ रहा है थीटा जो कि वेरिएबल है और थीटा 0 to 2 पाई वेरी कर रहा है पूरी साइकिल पे और थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो इन दैट केस ऑल्सो मैथ में भी इंटीग्रेशन कितना रहता है? 0 रहता है, ठीक है। हाँ जी, सो आफ्टर दैट उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर r बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन रह जाएगा t, ठीक है। एंड यू पीपल डोंट जस्ट वरी अबाउट योर सिलेबस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये हो गया आपको क्लियर? समझ में आया ये? तो एसी ने इतनी हीट प्रोड्यूस की, जब आपने एसी को एक रेजिस्टिव सर्किट में अप्लाई किया एक साइकिल के लिए, कैपिटल टी टाइम के लिए, तो उसने इतना हीट प्रोड्यूस किया। अब डेफिनेशन आती है, अगर हम इसी कैपिटल डी टाइम के लिए क्या करें, डीसी को अप्लाई करें सर्किट के अंदर, ठीक है, और हीट प्रोड्यूस की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो वो जो आपने डीसी की वैल्यू अप्लाई की थी वो क्या कहलाएगी, क्या कहेंगे हम उसको? हाँ जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये एसी लगाने की वजह से कैपिटल टी टाइम के लिए हमने जब कैपिटल आर के अक्रॉस एसी अप्लाई किया, यार शोर हो रहा है शीना, हाँ जी, जब हमने क्या किया, हमने एसी अप्लाई किया, तो एसी अप्लाई करने के टाइम पे एक पूरी साइकिल में जो हीट वो इतनी आई। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपसे, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर अब हम लोग एक डीसी करंट लेते हैं आई सपोज, ठीक है, और उसको इसी सर्किट में कैपिटल टी टाइम के लिए ही अप्लाई करते हैं और हीट कंज्यूम सेम इतनी आती है जितनी एसी ने करवाई थी, तो वो डीसी की वैल्यू इस एसी की क्या कहलाएगी? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बिल्कुल एग्जैक्टली, आरएमएस वैल्यू। तो विच मीन्स अब डेफिनेशन लिखने का भी थोड़ा सा टाइम आ गया है। सो आरएमएस वैल्यू ऑफ AC is defined as refined लिख दिया, दिमाग चल गया, is defined as that value of steady current which will produce same amount of heat in the circuit, ठीक है, as is produced by DC in the as is produced by AC in the same time in the same circuit। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से हैव अ लुक एट इट एंड प्लीज टेल मी। हाँ जी बच्चा लोग? यस सर। जी, तो अब इसके बाद आगे चलिए। अब इसके बाद इस डेफिनेशन को अप्लाई कर लेते हैं। एसी ने कितना करंट वो क्या बोलते हैं हीट प्रोड्यूस किया था, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय 2, ठीक है। अभी डीसी लगा दो जरा। सो सपोज ये डीसी सोर्स आपने अप्लाई कर रखा है और ये इसमें आई करंट फ्लो करवा रहा है रेजिस्टेंस के अंदर। तो बेटे मेरे से आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इस केस में हीट का फॉर्मूला क्या होगा? डीसी में हीट का फॉर्मूला क्या होता है? डीसी तो बेचारा कांस्टेंट करंट है, हर मोमेंट पे सेम, तो करंट की वैल्यू आई स्क्वायर, अब इसका नाम आपने आरएमएस रख दिया, ठीक है, इनटू में आर इनटू में टी। ये हाँ या ना बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल हीट का फॉर्मूला लगाया है। यस सर, हो गया है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब कहने की बात क्या है, ये वाली हीट और ये वाली हीट यदि सेम होंगे तभी ये वाली वैल्यू आरएमएस वैल्यू एसी की कहलाएगी। डेफिनेशन ही यही है। परिभाषा क्या है बेटा? परिभाषा यही है कि अगर
ये जो डीसी करंट ने हीट प्रोड्यूस की है, अगर वो एसी करंट की हीट प्रोड्यूस के बराबर होगी, केवल तभी आप ये कह सकेंगे कि ये वाली वैल्यू जो करंट की है, जो डीसी करंट की वैल्यू है, वो इस एसी करंट की वैल्यू की क्या है, आरएमएस वैल्यू है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना? आ गया सर। आने वाली बात भी है और ये बहुत इजी सी बात है, डेफिनेशन ही हमने ये बोली है, ठीक है। सो विच मीन्स मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर रख दीजिए, कंपेयरिंग 1 and 2। व्हाट यू विल गेट मेरे बच्चे, ठीक है। नाउ RT विल गेट कैंसल आउट। सो व्हाट इज मेरे बच्चे IRMS? I नोट बाय √2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। सभी बेटे हाँ या ना बोलो। यस सर। हाँ जी। अब इसको हो जब गया। आप इसको सॉल्व करते हैं तो फर्दर वैल्यू क्या हो जाती है, 0.707 ऑफ I नोट। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी। तो योर आंसर इज 0.707 ऑफ I नोट। आगे चले चलो सर। जी। अभी कोई कहे कि RMS वैल्यू ऑफ EMF निकाल के बताओ, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसमें आप क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। हीट का फॉर्मूला क्या बनता है, याद करो वो दिन, जल्दी से बोलो। यस सर। ठीक है, तो विच मीन्स लेकिन ये कौन सी हीट होगी, DH, बिकॉज EMF वेरिएबल है, ठीक है। और ये टाइम कौन सा होगा, छोटे से अंतराल dt में हीट प्रोड्यूस कितनी आई है, DH। काफी आसान सी बात है। इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt हीट प्रोड्यूस्ड इज DH। सभी आए ना बोलिए इस बारे में। यस सर। ओके, सो विच मीन्स अब जब हम DH को आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो H आ गया यहां से, और E नॉट बाय R और इसका स्क्वायर, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, टू को बाहर खिसका लीजिए, क्लियर हो गया, समझ में आई ये बात, हाँ या ना बोलो सब लोग, ठीक है। यस सर। अभी अभी क्या बताया था, H क्या हो गया, और dt का इंटीग्रेशन कैपिटल T। तो ये तो हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC आ गई, ठीक है। अब ऐसा AC EMF का सोर्स जो कि सेम समय में सेम सर्किट के अंदर क्या करे, इतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी कि इसने की है, DC ने की है। क्लियर हो गया? तो वो वाला आपका जो सर्किट है, वो वाला जो आपका EMF का वैल्यू है, वो क्या कहलाएगा, RMS वैल्यू ऑफ EMF, यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यानी क्या आ जाएगी, डेफिनेशन क्या आ जाएगी, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज of AC
हाँ, alternating voltage is that value of steady voltage, ठीक है, that will produce the same amount of heat in the circuit as is produced by alternating voltage in the same time in the same circuit. परिभाषा समझ में आ गई? पढ़ लीजिए एक बार. सर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से पहले क्या लिखा है? Who was that? Nancy? यस सर. RMS value of alternating voltage is that value of steady voltage that will produce the same amount of heat in the circuit as is produced by alternating voltage. जो alternating voltage थी ना, ठीक है, in the same circuit in the same time. Alternating voltage की तो heat produce हम निकाल चुके हैं. अल्टरनेटिंग वोल्टेज की तो हम बेटा निकाल चुके हैं हीट प्रोड्यूस, वो कर दिया हमने काम. वो तभी इसलिए इस टाइम पे इसलिए बताता हूँ डेफिनेशन, क्योंकि ज्यादा क्लैरिटी आती है. अब तो बस डीसी की निकालनी है. अभी आपने कहा कि मैंने एक डीसी सोर्स लगा दिया, ERMS, ठीक है, रेजिस्टेंस R थी. कितना हीट प्रोड्यूस होगा इसमें बेटे? डीसी में तो सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि वेरिएशन तो होती नहीं क्वांटिटी में, डीएच वगैरह आता नहीं, तो क्या हो जाएगा? ERMS का स्क्वायर इंटू आर, सॉरी, डिवाइड बाय आर इंटू टी. वी स्क्वायर बाय आर टी होता है ना. सो दिस इज रिलेशन नंबर 2 एंड दैट इज रिलेशन नंबर 1. जस्ट इक्वेट देम. अगर ये दोनों हीट प्रोड्यूस बराबर होंगी तभी तो ये वाली जो ईएमएफ की वैल्यू है वो इसकी क्या बनेगी? आरएमएस वैल्यू. बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है. तो विच मीन्स व्हाट वी विल हैव, हाँ जी, so what we will have comparing 1 and 2, what we will get, E naught square T by 2R is equal to ERMS का स्क्वायर इंटू में T by R. तो what is ERMS equal to? It is E naught by under root 2. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, आसान sir. है ना, लड्डू है बिल्कुल. सो दिस इज योर आंसर, ठीक है. सेम वही आ रहा है, कितना हो जाएगा? 0.707 ऑफ E नोड. तो कर आप कोई भी एक लें, मेथड दोनों के लिए सेम लगेगा. बस करंट के केस में फॉर्मूला हीट का बन जाएगा I स्क्वायर RT, और EMF या वोल्टेज के केस में बन जाएगा V स्क्वायर R बाई टी, V स्क्वायर बाई RT, सॉरी. समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों को सबको, ठीक है? हाँ जी बेटा लोग. आ Yes, गया. sir. तो एक बड़ा कंपटीशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं हटा दूं इसको? हटा दो. हटा दो सर. ठीक है. सो मैं आपकी क्लासेस ऐसा करूंगा ना, मैं आधा एक घंटा की और एक क्लासेस लेनी आपकी स्टार्ट करूंगा. गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ जाएंगे तो ऑफलाइन भी स्टार्ट कर देंगे, बट ओनली आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है? उससे पहले नहीं. उससे पहले तो आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे जा भी चुके हैं. चिंता मत कर, तो प्रिंसिपल स्कूल खुल से 15 से तो स्कूल भी खुल रहे हैं अब. हाँ, मतलब जब से एकेडमी का मेरे पास गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाएगा मैं उसी दिन खोल दूंगा, ठीक है? हाँ जी. सो नाउ
इसके बाद हमारे पास क्या है प्लीज देखिए जी। अगर आप इसके बाद की बात करें तो काफी आसान है कि हमें एक ऐसा ग्राफ दिया गया है। सपोज मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया, दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम। सर क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है। सो दिस इज आई नोड, दिमाग में जा रही है बात, ठीक है। तो ऐसा आई नोड आपको कुछ करके दे नहीं रखा, कुछ भी वैल्यू दे रखी है, सपोज I1 दे दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक और ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और बोला दिस इज I2। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ या ना तो बोल दिया करो। यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। और बोल दिया दिस इज I3। तो क्वेश्चन ये पूछा कि I1, I2, I3 में से कौन सा, मतलब ये जो तीनों है वो पीक को, एवरेज को और आरएमएस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से कौन सा पीक है, कौन सा एवरेज है, कौन सा आरएमएस है? सर I1 पीक है और बिल्कुल I2 पीक है और I3 बिल्कुल RMS। बिल्कुल ठीक, ये सबने बताया पीक एंड आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसके बाद I2 एवरेज। चपाट पड़ेगा। अब ये भी बताया IRMS किसके बराबर होता है? 0.707 ऑफ आई नोड, और आई एवरेज होता है 0.637 ऑफ आई नोड। अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है? 70 नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ इनमें से कौन सा बड़ा है यार? आई एवरेज बड़ा है। आई मैं 0.637 और 0.707 में से कौन सा बड़ा होता है? सर I2 IRMS है। बोला तो सही। तो ये बड़ा है ना, इसका मतलब 0.707। और यहाँ पे बड़ा कौन सा है? जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। RMS। गौरव में क्लास हूँ। गौरव गौरव मैं क्लास ले रहा था, तो दूसरे वाले फोन पे कर ले। तो हाँ जी, है अब आप सब लोग मेरे साथ? सर I2 RMS होगा। यस सर। इसका मतलब ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब ये, इसकी पॉसिबिलिटी ये होने की है, इसका मतलब I2 क्या है, और ऐसे ही I3 क्या है। तो अगर ऑप्शन आ गए तो मैच कर पाओगे? हाँ जी यस सर। यस सर। हो जाएगा। तो अब आप ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए, दिस ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये भी याद रहेगा, यहाँ पे आई एवरेज लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे आई आरएमएस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे आई एवरेज, और यहाँ पे आई नोड, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि आपके पास आई एवरेज और आई आरएमएस डीसी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, स्टडी वैल्यूज। आप देख सकते हो वेरी नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो हरी अप। हो जल्दी से। यस सर डन। ठीक है। अभी आरएमएस जो है ना, आरएमएस करंट जो है उसका एक एडवांटेज है आपके पास ना। देखो अगर हम करंट मापना चाह रहे हैं, एसी करंट को मेजर करना चाहते हैं, तो अगर आपने क्या किया, अगर आपने करंट मेजरिंग बेस्ड डिवाइस यूज, हाँ जी, तो बड़ा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन आपसे ये एमीटर का सिंबल है, और क्वेश्चन आपसे मेरा पहला ये है कि एमीटर क्या मेजर करता है? करंट इन करंट। करंट मेजर करता है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एसी करंट मेजर करता है, डीसी करता है? DC। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे कोई, डीसी कौन बोल रहा है?
डीसी। एसी की बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है, ये डीसी मेजर करता है। ठीक है सर दोनों नहीं करता। ना, बस यही क्वेश्चन है कि एसी को क्यों मेजर नहीं करता। कुछ अगर आप लोग आइडिया मुझे दे सके। एसी करंट में कम ज्यादा होता रहता है, वेरिएशंस आते रहते हैं इस वजह से। इससे क्या होता है? एमीटर तो डायरेक्ट करंट मेजर करता है, फिर वेरिएशंस की वजह से नहीं हो सर पाता। जिस गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया है वो शायद फ्लक्चुएट करने लग जाएगा एसी से। सर ये एवरेज वैल्यू करता है इसीलिए। हाँ तो नहीं, एवरेज करेगा तो कितनी करेगा एवरेज? देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो एक मिनट, ठीक कह रही है धुन कुछ कुछ, लेकिन थोड़ा सा एक बढ़िया साइंटिफिक रीजन है। पढ़ रखा है आपने चैप्टर, दोनों चीजों के बारे में पता है आपको। तो दिस इज योर निडल, ठीक है। कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। क्लियर हो गया आपको? समझ में आया कि नहीं आया? यस हाँ या ना बोलो सब लोग। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, अब हमारे इधर एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। यस सर। हाँ या ना बोलिए सब लोग। यस सर। हाँ जी बेटा, बेटे। यस सर। हाँ जी। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि 50 बार इधर जाएगी एक सेकंड में और 50 बार इधर। समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर। परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? बताइए। 1/16 सेकेंड। 1/16। एग्जैक्टली। अगर आपके सामने कोई चीज 1/16 सेकंड या उससे ज्यादा देर तक रहे, केवल तभी आपका दिमाग उसकी इमेज को आपके दिमाग की स्क्रीन पे क्रिएट कर पाता है। समझ में आया इस शब्द, इस लाइन का मतलब समझ में आया? कि अगर 1/16 या उससे ज्यादा सेकंड्स के लिए कोई चीज आपके सामने स्थिर रहती है, ठीक है, केवल तो ही आपका दिमाग उसकी एक इमेज प्रोड्यूस कर पाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया? अगर उससे कम टाइम के लिए वो आपकी आंखों के सामने रुक रही है, तो आपके दिमाग के उस पर्टिकुलर पार्ट में जहां इमेज डिटेक्ट होती है, वहां पे इमेज डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगी, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ में आया आपको ये? हाँ जी। तो उसकी निडल इतनी तेज घूमेगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कि आपको दिखनी बंद हो जाएगी वो। क्लियर हुआ ये? जैसे पंखे की पंखुड़ियां आपको दिखनी बंद हो जाती हैं, कुछ वैसा। हाँ जी। यस सर। दूसरी चीज मोरोवर, एक जो कि धुन ने कहा था, एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर आपके पास एवरेज करंट का वैल्यू कितना रहता है? 0। सो दैट मींस आपको इसमें यही नहीं पता चलेगा कि रीडिंग आ क्या रही है। नीडल का ऑसिलेशन ही इतना फास्ट है कि यू विल नॉट बी एबल टू सेंस द पोजीशन ऑफ द नीडल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपको नीडल दिखनी ही बंद हो जाएगी। जैसे पंखे की पंखुड़ियों के आर पार दिखने लग जाता है ना आपको, ऐसे इस नीडल के आर पार दिखाई देगा, आपको लगेगा देयर इज नो नीडल। क्लियर हुआ? हाँ जी। यस सर। हाँ जी। अब Yes, sir. फिर क्या करें भाई, करंट तो मेजर करना है, तो हीट बेस्ड एमीटर यूज किए जाते हैं। देखिए, सो ड्यू टू दिस फैक्टर हम ऐसे एमीटर यूज करते हैं विच आर हीट बेस्ड, एसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन heat produced in the emitter. ठीक है, मान लीजिए इस हीट बेस्ड एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर। समझ में आ गई चीज? हाँ जी, जल्दी से बोलो, क्लियर हो गया होगा? यस सर। बोलो। ओके। और टाइम सर टी के एक लिए बारी आपने, रिपीट कर दो।
मैं अभी कुछ मैंने बताया ही नहीं धुन, टेंशन ना लो, ठीक है, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, कुछ नहीं बताया अभी तक, ठीक है। तो हीट बेस्ड एमीटर को स्टडी कर रहे हैं, कैसे नापता है बेसिकली करंट को। मान लीजिए इस हीट बेस्ड एमीटर का रेजिस्टेंस आर है, टाइम टी के लिए इसके अंदर क्लॉक सेट है, समझ में आ गया। तो टाइम टी में कितना, अगर ये हमें आरएमएस वैल्यू निकाल के देगा ऑब्वियसली, अगर इसकी रीडिंग आई है, ठीक है, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, समझ में आ गया। और वो हीट इसकी कॉइल में कैलकुलेट हो जाता है, जो कि होता किसके बराबर है, याद होगा आपको, निकाला है हमने। एसी का हीट यही तो होता है, अगर एसी किसी सर्किट में छोड़ रखा होता है तो व्हाट विल बी द वैल्यू। तो विच मीन्स आरएमएस वैल्यू आपको यहाँ पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, अगर आपने किसी सर्किट में एसी छोड़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं हीट प्रोड्यूस कितनी आती है, कैलकुलेट की थी हमने पूरी डेरिवेशन, आई नॉट स्क्वायर इंटू में आर इंटू में कैपिटल टी बाई 2 क्वाइट इजी। आफ्टर दैट आपको एमीटर आरएमएस निकाल के देगा, बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर आरएमएस आपको निकाल के देगा, अगर आरएमएस निकाल के देगा आपको, कोई भी, जैसे आपको डीसी आरएमएस, मतलब कोई भी बेटे, कोई भी आपका डिवाइस है वो आपको कभी एसी नहीं बता सकता, और एसी चेंज ही इतनी ज्यादा स्पीड से होता है कि नीडल बार बार भागती है, ठीक है, और नीडल बार बार भागती है तो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ कि आप क्या करें, आप लोग करंट की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। आपको मतलब अगर आप, तो आपके लिए तो आप तो डिवाइस कौन सा प्रेफर करेंगे, जो आपको फिक्स वैल्यू ऑफ करंट दे ना। आप इस चीज में तो इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मिले, जो वैल्यू 1 सेकंड में 50 बार चेंज कर रही है, ठीक है, उसको आप मेजर करके करोगे भी क्या। मान लो डिजिटल भी लगा दिया, तो आप किस में इंटरेस्टेड रहोगे, एक वेरिएबल रीडिंग देने वाले मीटर में या एक फिक्स रीडिंग देने वाले मीटर में। फिक्स देने वाले में ना, तो वो फिक्स रीडिंग आपको हीट बेस्ड क्या निकाल के देता है, IRMS। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी सर्किट में हम किस तरह का एमीटर लगा के करंट निकाल सकते हैं और वो कौन सा करंट आपको निकाल के देता है। क्लियर हो गया बचवा? सर ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ ये वाला पार्ट फिनिश होता है। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, कल से हम फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे, कल थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। तो कल से फेजर डायग्राम स्टार्ट करेंगे और फेजर के बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना वो क्या बोलते हैं सर्किट, रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, एसी लगाएंगे उसमें, कैपेसिटिव सर्किट उसमें एसी लगाएंगे। छोटा चैप्टर है, कोशिश करूंगा 4-5 दिन में निकाल दूं, क्योंकि इसका एसी जनरेटर पार्ट में पहले करवा चुका हूँ। तो थैंक यू बच्चे, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडे। अभी आपकी ठीक 2 बजे स्टार्ट हो जाएगी किसकी, केमिस्ट्री की। चलिए कोशिश करूंगा कल से शाम का भी शेड्यूल, कल से शाम का भी शेड्यूल बनाऊंगा आधे घंटे का, थोड़ा 50 मिनट इस टाइम, 50 से 1 मिनट इस टाइम पढ़ा सर दिया अभी करूंगा। बना लो शेड्यूल, बाद में ग्रुप में बहस होती रहेगी। अच्छा, नहीं वो तो मैं टाइम कह दूंगा ना कि 7 से 7:30 आ जाया करो, आधे घंटे में तो कोई भी नहीं मना करेगा। 7 से 7:30 ठीक है। वो तो मैं स्ट्रिक्टली टाइमिंग बता दूंगा, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा इस टाइम ज्वाइन कर लो, तो फिर पूछने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इवनिंग में सब फ्री होते हैं, ठीक है। 8 से 8:30 कर लेंगे, ऐसा है कि मैडम इतना खाना बना लेंगे, इतना मैं आपको पढ़ा लूंगा आधा घंटा, ठीक है। सर एसी के सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भेज देना। भेज देता हूँ बेटे, आज भेज दूंगा, ठीक है। नोट्स भी स्टार्टिंग से सर। ओके बच्चे।